हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल तेज स्टडी। और आज हम लेखपाल प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध करा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, तिरंगा में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर होगा तिरंगा में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। और यह द्विगु समास कैसे है? तो इसमें पूर्व पद जो है वह संख्यावाची है, यानी 3 रंगों वाला। तो इसमें संख्यावाची आ रहा है, यानी 3 रंगों वाला है। ठीक इसी तरह से क्या क्या होता है, चतुर्भुज भी होता है, त्रिफला भी होता है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं का समाहार, त्रिफला मतलब 3 फलों का समाहार। तो जहाँ संख्यावाची शब्द पूर्व पद में आए वहाँ पे द्विगु समास होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है इसका? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिय सखा। अब प्रिय सखा क्यों है? तो क्योंकि इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो इसलिए यह जो है कर्मधारय समास है। जैसे और अन्य में देखते हैं, कामचोर में क्या है? तो यह तत्पुरुष समास हो जाएगा, काम से चोर। आजन्म, तो इसमें अव्यय लगा हुआ है, यानी आजन्म में आ अव्यय है, तो यह क्या हो जाएगा? जन पर्यंत, यानी अव्ययी भाव समास इसका हो जाएगा। और सपरिवार में क्या होगा? तो सपरिवार में आपका जो है वो है, क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास है इसका। जो परिवार के साथ हो उसे हम सपरिवार कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर कर्मधारय समास का उदाहरण पूछा गया है, तो इसका क्या है? प्रिय सखा, यानी आपका उत्तर है प्रिय सखा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अतनु का पर्यायवाची शब्द है। अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर है कामदेव। और इसके अन्य पर्यायवाची और भी हो सकते हैं, कामदेव है, मदन है, पंचसर है, मार, स्मर, मनोभव, मनमथ, मनसीज, मिनकेत, कंदर्प, अनंग, ऋतपति, मनोज, मकरध्वज, केतन, पुष्पधनवा, काम, प्रद्युम्न, कुसमेशु आदि। तो इस प्रकार से अतनु का पर्यायवाची शब्द होगा कामदेव, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतारक किसका पर्यायवाची है? तो प्रतारक किसका पर्यायवाची है? तो वह ठग का है, यानी ठग का पर्यायवाची प्रतारक है, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ठग का। और इसके अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, वंचक, अड़िमार, प्रवंचक, जालसाज आदि। तो इस प्रकार से प्रतारक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठग का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उथला शब्द का विलोम है। तो उथला शब्द का विलोम क्या होगा? गहरा, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गहरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। तो आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या होगा? तिरोभूत। क्या है? तिरोभूत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, सही उत्तर है। और जैसे अब अनास्था का क्या हो जाएगा? आस्था हो जाएगा। अनेकता का एकता। और अनावृष्टि का अतिवृष्टि। तो आविर्भूत का सही विलोम हो गया तिरोभूत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जामुन का तत्सम रूप है। तो जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? जम्बू, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जम्बू। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंगार शब्द का तत्सम है। तो सिंगार शब्द का तत्सम क्या होगा? श्रृंगार, यानी ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गवीश में प्रयुक्त संधि का नाम है गवीश। तो अवि शब्द आ रहा है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अयादि संधि। पिछले वीडियो में मैंने बताया था अय, आय, अव, अवि ये सब आए तो ये क्या हो जाएगा? अयादि संधि हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अयादि संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर संधि का उदाहरण है। तो अन्वय, किंचित, तद्रूप, निरस। तो जैसे देखते हैं कि अब किंचित व्यंजन संधि है, तद्रूप भी व्यंजन संधि है, और ये आपका जो निरस है यह क्या है? यह विसर्ग संधि है। तो इसमें अब बचा क्या? अन्वय। अन्वय क्या हो जाएगा? आपका यण संधि हो जाएगा, यानी यह स्वर संधि का यह स्वर संधि का सही उदाहरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अन्वय। अन्वय कौन सी संधि होती है? तो यह यण संधि होती है, यानी यण स्वर संधि होती है। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अन्वय। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो वह उसे क्या कहते हैं? तो जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया उसे क्या कहते हैं? उसे अभियुक्त कहते हैं, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अभियुक्त। और अपराधी किसे कहा जाता है?
तो अपराधी वह व्यक्ति होता है जो अपराध करता है, उसे अपराधी कहते हैं। और वादी कौन होता है? जो किसी पे मुकदमा करे, यानी किसी के विरुद्ध मुकदमा करने वाला ही वादी कहलाता है। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया जाए उसे अभियुक्त कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? तो रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? पाथेय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाथेय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? भेद प्रकट होना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, भेद प्रकट होना। जबकि जो सच्चाई का पता लगना, ये इसका यह जो है जो इसका सही मुहावरा जो होगा वह क्या होता है? दूध पानी अलग अलग होना इसका जो है सही उदाहरण। दूध पानी अलग अलग होना सच्चाई का पता लगना होता है, और जबकि कलई खुलना भेद प्रकट करना होता है। चलिए अगला इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भेद प्रकट करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हालत पतली होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक स्थिति खराब होना, यानी हालत पतली होना मतलब आर्थिक स्थिति खराब होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य बताइए। वह सोते सोते जाग पड़ा। वे सोता सोता जाग पड़ा। वह सोते सोते जाग पड़ा। और वह सोख सोकर जाग पड़ा। तो इसका सही जो शुद्ध वाक्य है वह होगा वह सोते सोते जाग पड़ा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बाकी सारे विकल्प इसके गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती हैं। बैल और बकरी घास चरते हैं। बैल और बकरी घास चरता है, ये तो साफ साफ गलत है। बैल और बकरी घास चरती है, तो यह भी गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाथी का स्त्रीलिंग होगा। तो इस हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हथनी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रजा का बहुवचन क्या होगा? तो प्रजा का बहुवचन प्रजा ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो इसका सही उत्तर होगा अधिकरण कारक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। कर्ता ने कर्म को पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इसमें में मानी वह किस साल आएगा? तो वह अगले साल में आएगा। तो इसका जो है देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो निम्नानुसार यह सही है। गत्यर्थ यह भी सही है। अंतश्चेतना यह भी सही है। छिद्रान्वेषी यह गलत है। इसमें षटकोण शक के ऊपर बड़ी की मात्रा रहेगी, तो यह गलत उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो यह महात्म्य नहीं होगा, बल्कि इसका शुद्ध होगा महात्म्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी, महात्म्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सैंधव का आशय निम्न में से कौन नहीं है? तो सैंधव का जो पर्याय है वो क्या कौन कौन से हैं? तो नमक, घोड़ा, समुद्र, यह सैंधव के पर्यायवाची ही माने जाएंगे। सैंधव समुद्री घोड़ा भी होता है एक प्रकार से, सिंधु घोड़ा भी होता है। तो अब इसका गलत उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, सोना। सोना का सैंधव से कोई संपर्क नहीं है। नमक, घोड़ा, समुद्र यह सैंधव के पर्याय शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देश दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृस्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया। वह बहुत बड़ी बात है। यह बहुत बड़ी बात है, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्मोत्सुकोत्सर्ग
उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता, उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नवरत्व को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतर्दर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता। तो आइए इसका प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण। जैसा कि ऊपर ही सबसे पहले वाले लाइन में ही पंक्ति में यह उल्लेख किया गया है कि अति भ्रातृ स्नेह के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक को क्या दुख है? तो लेखक को क्या दुख है? रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास को चले गए? नहीं। लक्ष्मण भी भाई राम के साथ वनवास को चले गए? नहीं। उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया? नहीं। रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। लेखक को इसी बात का दुख है क्योंकि अपने अंतिम पंक्ति में उसने यह उल्लेख किया है कि उस उर्मिला के लिए शब्द भंडार में दरिद्रता, मतलब उन्होंने उर्मिला का कहीं उल्लेख ही नहीं किया। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? लक्ष्मण से विवाह किया, अपनी बहन सीता का वियोग सहा, लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया, सांसारिक सुखों का त्याग किया। तो देखिए इसमें सभी में एक प्रकार से बलिदान आ रहा है, परंतु लक्ष्मण से विवाह करना यह बलिदान नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह बलिदान उर्मिला ने नहीं किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खिज्न खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्न खां किससे संबंधित था? तो वह सैयद वंश से था और वह सैयद वंश का संस्थापक था। और खिज्न खां का जो कार्यकाल था, अवधि थी उसकी शासन की, वह 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक थी। और इसने आक्रमणकारी तैमूर का जो है सहयोग भी किया था। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद वंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? तो किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? तो वह थे सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव। इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया था और इन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद की थी, जिससे जो है जहांगीर ने इन्हें पासा व सियासत कानून के तहत लोहे के गर्म तवे पर बैठाकर इनको शहीद कर दिया था। तो इसका सही उत्तर है आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव किया था, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो वह थे सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। और उन्होंने कब ऐसा किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में जो है वह सिंगापुर के रेडियो से एक संदेश में उन्होंने महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो वह सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले थे राजा राम मोहन राय। और उन्होंने कब किया था? तो 1828 ईस्वी में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वह कौन थे? वह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और इन्होंने दलितों का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और गांधी जी ने एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, यानी गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। और गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो वह 12 नवंबर 1930 को हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को हुआ था। और जिसमें से तीनों गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, तो वह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा के उत्तर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अरावली। और इसके जो ऊंचा जो माउंट आबू पर जो है सर्वाधिक ऊंची चोटी जो स्थित है गुरु शिखर जो है इसी पर स्थित है।
और अरावली में एक चीज़ और देखा जाता है कि इसके पश्चिमी भाग से क्या, पश्चिम की ओर से क्या, 2 नदियाँ निकलती हैं। एक माही और एक लूनी नदी जो है, यह अरावली पर्वत के पश्चिमी छोर से निकलती है। तो भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन-सा हो गया? अरावली हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो जैसा दोस्तों हम जानते हैं कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इसे हम एक ट्रिक से जो है याद कर सकते हैं। मित्र पर गमछा झाड़, यानी मित्र पर मी से मिजोरम हो जाएगा, त्र से त्रिपुरा हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। यानी अब हम देख रहे हैं कि इसमें गुजरात भी आ जा रहा है, झारखंड भी आ जा रहा है, मिजोरम भी आ जा रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन नहीं आ रहा है? तो तीसरा जो है असम नहीं आ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, झारखंड, मिजोरम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। असम से वह नहीं गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेरारोसा शब्द का तात्पर्य है, टेरारोसा जो है वह लाल मिट्टी को हम टेरारोसा कहते हैं और यह जो चूना पत्थर होता है उसकी अपेक्षा से जो है यह प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेरारोसा को लाल मिट्टी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए जो दुनिया को जो है कुल 24 टाइम जोन में बांटा गया है और जो भारत का जो टाइम जोन है वो 12.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निर्धारित की गई है और यह इलाहाबाद की जो नैनी है, नैनी के बगल से ही गुजरती है। जो सर्वाधिक टाइम जोन है वह फ्रांस में है, 12 टाइम जोन जो है फ्रांस में है, फिर 11 टाइम जोन है वह रसिया में है और 9 टाइम जोन अमेरिका में है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दुनिया के समय क्षेत्रों को यानी टोटल पूरे विश्व को जो है 24 टाइम जोन में बांटा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इसमें कौन सी नहीं है? तो यह ग्राम सहकारी संस्था जो है वह पंचायती राज संस्था नहीं है। और पंचायती राज संस्था की शुरुआत कब हुआ था? तो यह भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली का मतलब वो क्या था, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और इसको जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया था। यह कौन कौन से थे? तो वह ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद थे। और इसी के अंतर्गत जो यह वर्गीकरण है, इसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत आते हैं। जब ये सब पंचायत राज प्रणाली के अंग हैं, जबकि आपका ग्राम सहकारी संस्था उसका अंग नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सहकारी संस्था इसका अंग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो संविधान की आत्मा के रूप में किसको माना गया है? तो यह प्रस्तावना को माना गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। जबकि अंबेडकर जी ने इससे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है वह संविधान की आत्मा कहा है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया गया है। परंतु संविधान की जो आत्मा कहा, यानी नेहरू जी ने प्रस्तावना को जो है यह संबोधित करते हुए कहा था कि यह संविधान की आत्मा है, क्योंकि इसमें संविधान का पूरा मूल इसी में मतलब प्रस्तावना में ही निहित है। इस वजह से इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह पूरा लेखा जोखा होता है कि यहाँ मतलब घटनाक्रमों की समीक्षा और प्रमुख विकास कार्यक्रमों के निष्पादन के सार तथा सरकार के नीतिगत पहलुओं और अल्पावधि या मध्यावधि में अर्थव्यवस्था की संभावना पर विधिवत एवं प्रकाश डालने वाली जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसे इकोनॉमिक सर्वे के नाम से हम जानते हैं और यह वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यानी आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र की देखरेख कर रही है? तो जैसा देखा जाए, रेखी समिति यह अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। एस तेंदुलकर समिति यह जो है यह क्या कहते हैं गरीबी रेखा के जो है पुनर्परिभाषित करने की हेतु जो है गठित की गई है और इसके अंतर्गत जो गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था वह ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये था, शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये मासिक गरीबी रेखा निर्धारित की गई थी। यह तेंदुलकर समिति के अंतर्गत की गई थी। जबकि रघुराम राजन समिति ने जो है 972 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये निर्धारित किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस तेंदुलकर समिति। जबकि शाह आयोग जो था वह एक जांच आयोग था, जो इसकी गठन जो है 28 मई 1977 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और जो नियमित जनगणना शुरू हुई थी वो 1881 में रिपन के काल में शुरुआत की गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1872 लॉर्ड मेयो के काल में पहली जनगणना का प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक, उल्टा और छोटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टर्मिनल डाप्टर रेडार टीडीआर किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो टर्मिनल डाप्टर रेडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में। यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और भूकंप का मापन किससे करते हैं? सिस्मोग्राफ से करते हैं। और गहरे समुद्र में मार्गदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? सोनार के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों इसको हम लोग जानते ही हैं कि एक बचपन से ही पढ़ते आए होंगे आप लोग, ईटा पर नाच। यानी ई से इलेक्ट्रॉन, टी से टॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड और न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चैडविक। यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डैश कमी से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है। तो क्वाशियोरकर नामक बीमारी किससे कमी से होती है? तो प्रोटीन की कमी से होती है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। और प्रोटीन के कमी से एक और रोग होता है, इसे कहते हैं शिशुओं में होता है। शिशुओं में दोनों ही रोग होते हैं प्रकार दिखाए तो एक होता है सूखा रोग, यानी इसे मिरासमस कहते हैं। सूखा रोग और क्वाशियोरकर ये दोनों प्रोटीन की कमी से होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन के अतिश्रवण से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, मधुमेह यहाँ पे टिक कर देंगे, क्योंकि इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। जबकि ये प्रश्न पूछ रहा है कि अतिश्रवण से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही उत्तर होगा हाइपोग्लाइसीमिया। यानी जब इंसुलिन का अतिश्रवण होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, और जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो मधुमेह हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपोग्लाइसीमिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पादप संरक्षण संबंधित है। यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पादप संरक्षण से। और चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 26 मार्च 1973 को चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इसकी किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह सुंदरलाल बहुगुणा जोशी के नेतृत्व में हुआ था। और यह कहाँ से हुआ था? तो उत्तराखंड के चमोली जिले से इसका प्रारंभ किया गया था। यानी इसकी शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी। 1973 में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। और इस किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें सूची 1 की सूची 2 से मिलान करना है। इसमें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहारों को एक तरफ दिया गया है, और दूसरे सूची में जो है स्थानों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए देखते हैं। नवाब पक्षी विहार। तो नवाब पक्षी विहार, इसमें एक ट्रिक बना लीजिएगा। नवाब पक्षी विहार नवाब उन्नाव, यानी यह नवाब पक्षी विहार कहाँ पे है? तो उन्नाव में है। नवाब पक्षी विहार उन्नाव। ओखला पक्षी विहार यह गाजियाबाद में है। और समसपुर पक्षी विहार यह रायबरेली में है। पार्वती अरंगा, अरंगा है गोंडा, यानी इसका हो जाएगा पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ पर हो जाएगा? गोंडा में हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हम लोग देख लेते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोकुल पुरस्कार संबंधित है। तो गोकुल पुरस्कार किस संबंधित है? दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से गोकुल पुरस्कार संबंधित है। और इसमें जो पहला विजेता होता है उसे 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, दूसरे को जो है 1 लाख की, और तीसरा विजेता होता है उसे 51,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पशुधन क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए तथा पशुपालन क्षेत्र में काम कर रहे किसानों के लिए वर्ष 2021-22 से आगामी 5 वर्षों के लिए विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज को कितने करोड़ रुपए हेतु स्वीकृति प्रदान की गई? तो पशुधन क्षेत्र को हेतु जो है कितने रुपए को स्वीकृति पाई गई है? तो ये 98,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो यह नोएडा में की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किससे की जाती है? तो गेहूं की फसल की हेरफेर उत्तर भारत में किससे की जाती है? तो वह धान से की जाती है। यानी सर्वाधिक खेती भी उत्तर भारत में किसकी होती है? तो धान की होती है। और धान और गेहूं की होती है, यानी 2 फसलों का जो है रोटेशन होता है। तो इसमें हेरफेर किससे हो रहा है भूमि में? यह
धान से की जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है, तो भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो एग्जैक्ट जो संख्या है वह कितना है? 2,40,202, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईख का ईख की अर्धशाली किस्म की फसल अवधि क्या है? तो ईख की अर्धशाली किस्म की फसल अवधि की क्या है? 18 माह है। कितनी है? 18 माह है। और यह अर्धशाली किस्म का रोपण कहाँ पे किया जाता है, इसकी रोपाई कहाँ पे होती है? तो यह महाराष्ट्र क्षेत्र में होती है, यानी महाराष्ट्र में जो है अर्धशाली किस्म के ईख की रोपाई की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंधी में हवा की गति कितनी होती है? आंधी में हवा की गति कितनी होती है? ये होती है 80 मील प्रति घंटा से अधिक। कितनी होती है? 80 मील प्रति घंटा से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वह है जलोढ़ मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो यह थी समाजवादी पेंशन स्कीम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो इसका होगा 75:25। क्या है ये? 75:25, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर सही उत्तर होगा। और अब इसी का नाम बदल के जो है रख दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो यह निरंतर काल से चला आ रहा है, यह लगान है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, लगान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, यानी पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो वह 6 अगस्त 1952 को हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी और यह पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में जो है पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायत चुनाव होते हैं, तो पंचायत चुनाव कब होते हैं? पंचायत चुनाव जो है आर्टिकल 243 में पंचायत चुनाव के लिए प्रावधान पंचायत चुनाव का जो कार्यकाल है उसकी अवधि का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 243 में। और यह होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों के लिए, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी कार्य करना हो तो स्थानीय जनता का तो सहयोग नहीं रहेगा तो कहाँ संभव होगा? तो इस चीज़ का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय जनता की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है जो कि अब समाप्त हो चुकी है। यह 1 जनवरी 2015 से अब इसके स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। और योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का गठन किया गया था और वर्तमान में अब यह क्रियान्वित नहीं रह गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है, तो इसमें रोजगार बढ़ाने को प्राथमिकता दिया गया था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 1992 से 1997 के अवधि के अंतर्गत था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रोजगार बढ़ाने को 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। रोलिंग प्लान जो है गुनार मिडल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। रोलिंग प्लान जिसे चल योजना के नाम से भी जाना जाता है, और यह जनता सरकार के द्वारा 1978 में लागू किया गया था। जनता सरकार के द्वारा इसको 1978 में लागू किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जनता सरकार के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश किसका अग्रणी उत्पादक है? आलू, गन्ना और
सॉरी गेहूं, आलू और गन्ना का है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक काफी उत्पादक राज्य है, तो भारत में सर्वाधिक काफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। और दूसरे स्थान पर किसका आता है? केरल का आता है। और भारत में दो तरह की काफ़ी की किस्में पाई जाती हैं, एक अरेबिका होती है और एक रोबस्टा होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। और कॉफ़ी भारत में कहाँ से? तो अरब देश से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? तो यह अरब देश से आया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन की खेती की जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो मनरेगा का जो मेन उद्देश्य है वह 100 दिनों के रोजगार गारंटी दी जाती है उसमें, तो लेकिन इन ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेल करना है। कुछ योजनाएं हैं और उनका जो है किस वर्ष में वह लागू की गई थी, तो इसी का जो है मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, तो यह 2001 में इसका शुरुआत की गई थी, यानी इसका। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यह 1993 में, सॉरी यह 1999 में, स्वर्ण जयंती जो रोजगार योजना था 1999 में थी। रोजगार गारंटी योजना जो है 1993 में थी। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में थी, यानी इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 4321। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ, तो कौशल विकास पहल अप्रैल 2010 में क्रियाशील हुआ था। कौशल विकास पहल की शुरुआत कब हुई है? अप्रैल 2010 में, यानी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण लोगों के गृह निर्माण के लिए बनी है? तो वह है इंदिरा आवास योजना, जिसका नाम बदल के अब प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। कल्प योजना संबंधित है, कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1998 से जो है कल्प योजना की शुरुआत हुई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा से कल्प योजना। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। वह ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, बिल्कुल सही, वह किया जा सकता है। पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष बाद ही वह अपदस्थ किया जा सकता है, नहीं ये वर्ष में एक बार लाया जा सकता है, तो इसलिए यह कथन गलत है। वह साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जाता है, नहीं वह 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।